अनुबद्ध फोकस क्या कहता है कि गोलीय दर्पण हो या उत्तल हो या अवतल हो या लेंस हो, तो उसके एक प्रधान अक्ष पर एक बिंदु पर किसी वस्तु को रखते हैं तो दूसरे बिंदु पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता। तो मतलब जिस बिंदु पर वस्तु को रखें और जिस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बना, ये दोनों के बीच की दूरी को ही अनुबद्ध फोकस कहा जाता है। बस दिमाग में इतने बात सेटअप करना है कि गोलीय दर्पण अथवा लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखना है और दूसरे बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता। तो हम इसका क्या परिभाषा याद करेंगे कि गोलीय दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष पर एक बिंदु पर वस्तु को रखते हैं तो दूसरी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को अनुबद्ध फोकस कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को ही कौन फोकस कहा जाता है, अनुबद्ध फोकस। जैसे कि यहां हम एक वस्तु को रखते हैं, ठीक है, ये इसका प्रधान अक्ष, ये F हो गया, ये C हो गया। यहाँ पे अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच किसी वस्तु को रखें, यहां से गई ये F से होकर के चली जाएगी, ठीक है। दूसरी किरणें कहां से जाएगी, C से जाएगी, तो C पर ही वापस आ जाएगी। अर्थात इसका जो प्रतिबिंब यहां बना, तो ये बिंदु A हो गया, B हो गया, और ये A डैश हो गए और ये B डैश हो गया, ठीक है। अब इसमें से अनुबद्ध फोकस कहां से कहां तक हुआ, अनुबद्ध फोकस कहां से कहां तक हुआ। तो एक बिंदु पर जहां पे हम वस्तु को रखें तो ये AB हो गया और इसका प्रतिबिंब बन गया A डैश पर। अर्थात A से A डैश की बीच की दूरी को ही, यहां से यहां की बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता, अनुबद्ध फोकस कहा जाता। बस इतने समझना था कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की बीच की दूरी को कौन फोकस कहा जाता है, अनुबद्ध फोकस। और इसमें एक नोट पॉइंट और हम आपको बताएं, क्या है नोट पॉइंट, कि यह फोकस किसके लिए होता है, यह अर्थात अनुबद्ध फोकस वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही संभव है। मतलब ई कहे के मतलब की हो गया, संभव है। ई कहे के मतलब हो गया कि अगर जो एक स्थिति के अवतल दर्पण की एक स्थिति में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते थे तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता था, जो कि काल्पनिक और सीधा बनता था। तो अगर दर्पण के उस तरफ अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा तो उस कंडीशन में अनुबद्ध फोकस वो दोनों बिंदु नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमेशा ही बात को याद रखना कि अनुबद्ध फोकस के लिए प्रतिबिंब कैसा चाहिए, और वास्तविक जो रहेगा, जो हमेशा इसी तरफ रहेंगे और उल्टा ही रहेगा। तो अनुबद्ध फोकस का डॉट क्लियर है। मतलब साफ शब्दों में क्या, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की बीच की दूरी को ही कौन फोकस कहा जाता है। और अनुबद्ध फोकस वास्तविक प्रतिबिंब में होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं होते हैं। बोलिए डन कर दें, इसको लॉक कर दें, आगे बढ़ जाएं। तो यही फिगर आपको जो स्पेस छोड़वाए वहां यही बनाना था। तो इस फिगर को आप अपने खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो आपको बनाने आता ही है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्राप्ति कर लेना है और सिर्फ यही पॉइंट न लिखना है उसके नीचे, तो ये पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं और यहाँ पे आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, और आगे पढ़ना है आवर्धन। आगे चलते हैं और आगे पढ़ना है क्या, आवर्धन। आगे पढ़ना है आवर्धन। किसको कहते हैं,
आवर्धन किसको कहते हैं? तो आवर्धन में हम क्या लिखा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या बोले हम आपको? बोलिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और देखो इसको बिंब भी बोला जाता है। किसको? वस्तु को। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा निकला। आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। m से सूचित किए जाते हैं। आवर्धन को m से सूचित किए जाते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। m बराबर देखिए वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई तो h2। अच्छा यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई। बोलिएगा आप सब लोग। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो गया और वस्तु या इसी को हम क्या बोलेंगे? बिंब या वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए पहले हम फिगर में क्या रखते हैं प्यारे बच्चे? वस्तु न, तो इसीलिए इस ऊंचाई को h1 मान लिए। h1 रखेंगे तो ये ना h2 प्राप्त होगा। कभी ऐसा हो सकता कि h2 प्राप्त हो जाएगा, h1 के पते नहीं। अरे भाई वस्तु रखेंगे तब ना उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए वस्तु की ऊंचाई h2 और इसका h1। तो इसका आवर्धन क्या निकलेगा? आवर्धन अर्थात m बराबर क्या निकलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसके अनुपात? परिभाषा में देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। तो बस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो गया, वस्तु का h1 हो गया, तो h2/h1। अर्थात ये हमारा एक सूत्र निकल गया कि आवर्धन बराबर m बराबर h2/h2। अब इसमें भी विभिन्न परिस्थितियां आती है जिसमें हम आपको नोट पॉइंट बताएं कि कभी आवर्धन धनात्मक हो जाएगा, कभी ऋणात्मक हो जाएगा और कभी बराबर रहेंगे। मतलब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और इसमें हम नोट पॉइंट क्या पढ़ेंगे? बातों को समझना है। क्यों कि देखिए वस्तु दो प्रकार के हमको प्राप्त होता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। वस्तु हमारे पास कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं? तब काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कुछ और होगा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कुछ और होगा। अच्छा, कुछ परिस्थिति में वस्तु को बड़ा रखते हैं, प्रतिबिंब छोटा बनता था, तो ये जब ही आवर्धन कुछ और प्राप्त हो सकता। कुछ परिस्थिति में वस्तु छोटा और प्रतिबिंब बड़ा बनता, तो यहां पर भी आवर्धन कुछ और प्राप्त होगा। इसलिए आवर्धन का कंडीशन क्या क्या बन सकता है, ये पॉइंट सोचो। क्योंकि क्या सोचना, इसमें सोचना क्या है? अरे एक दने प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूसरा दने वस्तु की ऊंचाई। अब किस किस कंडीशन में क्या क्या बन सकता, ये हमको सोचना है। तो इसके लिए हम चलते हैं आगे और अगले पेज में चलते हैं, या इसी में छोटा कर लें इसको। ज्यादा छोटा हो गया 100%। ओ मतलब हाथ को तो फैलाइए नहीं रहे थे, आएगा क्या? हाँ चलो अब क्लियर है। अब इसमें देखिए कि हम क्या समझने वाले थे, ये तो हम इतना समझ चुके हैं, इतना तो हम क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब एक बात बताइए कि आवर्धन, हम आपको नोट पॉइंट 3 को लिखाए हैं, ठीक है? और पहला पॉइंट क्या लिखा है? बोलिए उसके जरा सा हमें बोलिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। सबसे पहले चीज चलिए देखिए हम क्या है आपको बताए हैं, जो सुनिए, गौर से सुनिएगा और हमारी बातों को समझिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसन प्राप्त होता। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे कि अवतल के लिए, अवतल में हमको प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनता है और प्लस वास्तविक भी बनता है। अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा एक बात बताओ, काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा उल्टा होगा। अच्छा हम काल्पनिक के लिए स्पेशल सोच लेते हैं कि इसका आवर्धन क्या निकालेंगे, किसके लिए?
काल्पनिक के लिए तो आवर्धन m बराबर, इसके लिए m बराबर क्या हो जाएगा, h2 बटा, और जब सीधा है तो h2 के मान, बात समझो कि प्रधान अक्ष पर ऊपर लंबवत मापी गई दूरी सीधा तब है ना प्रतिबिंब बनेगा, तो ई वाला हमेशा धनात्मक होता है, और प्रधान अक्ष के नीचे तो जो प्रतिबिंब सीधा बन रहा उसका h2 कौन सी होगा, धनात्मक होगा, होगा कि नहीं होगा, अर्थात यहां पर h2 भी धनात्मक होंगे, और h1 तो हमेशा वस्तु को सीधे न रखते हैं तो h1 भी धनात्मक होगा। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि देखो हम यहाँ प्लस का शो किए, किस लिए, कि काल्पनिक प्रतिबिंब से जो आवर्धन प्राप्त होता है वो आवर्धन कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक। कोई दिक्कत है इसको समझने में कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उससे प्राप्त आवर्धन धनात्मक होगा। ये बात तो दिमाग में तू सबके भेजा में घुस गया होगा। अब इसको घुसा कि जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा। अब उल्टा के लिए कंडीशन क्या बनेगा, m बराबर h2 बटा h1, m बराबर h2 बटा m बराबर h2 बटा। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर उल्टा बन रहा तो इसका h2 का मान तो ऋणात्मक न हो जाएगा जी, क्यों, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो यहाँ h2 बटा h1 आ गया, अर्थात इससे जो उल्टा प्रतिबिंब बना इससे आवर्धन क्या प्राप्त हो गया, ऋणात्मक प्राप्त। क्या ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये सब चीज आपके ऑब्जेक्टिव में जाके काम करेगा कि बताएं अवतल दर्पण के द्वारा आवर्धन कैसी प्राप्त की जा सकती है। तो अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक भी प्राप्त की जा सकती है और ऋणात्मक भी प्राप्त की जा सकती है। अवतल दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो उसका आवर्धन धनात्मक होगा, और अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा। ये दिमाग लोड ले लिया, नोट नंबर पहला पॉइंट, यही चीज ना कॉपी में मेंशन किए थे। अब देखिए ये तो ई भी हो गया, इसका भी बेड़ा पार हो गया, ये भी समझ ली। अब देखिए तो ये अवतल के लिए तो कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे कौन सी के लिए, उत्तल के लिए। किसके लिए, तो उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है वो हमेशा सीधा। अब बताइए कि प्रधान अक्ष पर अगर सीधा बन रहा है तो m बराबर h2 बटा जो h1 जानते हैं, तो h2 का मान हमेशा धनात्मक होगा। तो यहां से बताओ कि m बराबर h2 बटा h1, तो कैसा आवर्धन प्राप्त हुआ, धनात्मक। क्या ये बात दिमाग आपका लोड ले लेगा कि अवतल दर्पण में हमेशा आवर्धन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता, तो धनात्मक होता। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता, तो धनात्मक और ऋणात्मक। उत्तल में अच्छा। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होगा, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। अर्थात यहाँ देख लीजिए धनात्मक भी प्राप्त हो गया और ऋणात्मक भी। कंफ्यूजन दूर। उत्तल से कैसा आवर्धन, धनात्मक। अवतल से कैसा आवर्धन, धनात्मक और ऋणात्मक। अरे जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा उससे आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा उससे आवर्धन के लिए एक विशेष बात और हम बताते हैं। देखो क्या बात बताते हैं कि सभी जगह h2 और h1 हमको पता नहीं होता, क्योंकि इसकी ऊंचाई अगर आपको पता नहीं है, मतलब आवर्धन में h2 और h1 की ऊंचाई अगर आपको पता नहीं है तो उस विशेष परिस्थिति में हम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी लिख के काम चला लेते हैं। अर्थात इसका जो m बराबर h2 बटा जो h1 आ रहा था, तो h2 प्रतिबिंब न है, तो प्रतिबिंब दूरी को v से और वस्तु दूरी को u से, वस्तु दूरी को तब v और u लिख के काम हम चला लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब के जगह प्रतिबिंब दूरी लिख दी है और वस्तु के ऊंचाई जगह वस्तु की। अच्छा इसमें हम कहेंगे ऋणात्मक लगाएंगे। पूछो का है कि हमेशा वस्तु दूरी कौची होता है, ऋणात्मक ही ना होता है। अरे इस तरफ ही ना होते हैं, तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। इसलिए ये भी एगो सूत्र आपको याद रखना, m बराबर h2 बटा h1 ये बराबर माइनस भी बटा, क्योंकि अगर हमको वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की जानकारी अगर नहीं है तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी
प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी से हम किसी वस्तु का आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अर्थात यहां हमें पता क्या चल गया, आवर्धन के दो गो सूत्र। पहला आवर्धन बराबर H2 बटा, और फिर आवर्धन अगर H1 और H2 नहीं गया थे तो मतलब M बराबर हम लिख सकते हैं ना, H2 बटा H1 बराबर माइनस V बटा। कोई दिक्कत है? और इसमें हम आवर्धन में आपको क्या हम बताएं, और क्या बताएं कि यदि विशेष परिस्थिति में देखो आपसे पूछ दे कि आवर्धन का मान अगर 1 प्राप्त हुआ है ना, आवर्धन का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, तो इस परिस्थिति में बड़ा कौन होगा? यहां से बुद्धि लगाने से पहले इधरे सोचना, तुम इधरे सोचना। देखो हम बड़का को लिख देते हैं M बराबर H2 बटा। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर हमें 1 से पहले क्या लिखा है, बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1 से 1 2 3 4 5 प्राप्त। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 हमें प्राप्त कब होगा? अगर ये 2 रहे और ये 1 रहे, था ना? बुद्धि लगाना, एक मोटी सी बात। अरे ऊपर का मान बड़ा और नीचे का मान छोटा, तबे ना हमें 1 से बड़ा मान प्राप्त होगा। अच्छा ठीक है, अगर नीचे हम कर देते 3, बोलो ये भागा देंगे तो 1 से बड़ा प्राप्त होगा? होगा कभी नहीं। तो नीचे वाला मान को हमें कौची रखना होगा और ऊपर वाला मान को, तब जाकर के हमारा जो आवर्धन प्राप्त होगा वो 1 से। अच्छा अब इसमें बताओ तो प्रतिबिंब ऊंचाई बड़ा है कि वस्तु ऊंचाई? बड़ा कौन है? प्रतिबिंब ऊंचाई बड़ा है और वस्तु ऊंचाई। तो यह बात एजा लिखे पड़ेगा, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब, तो ऐसी लिख दें H2 बड़ा होगा किससे? H2 बड़ा होगा किससे? H1 से। ये दिमाग में बात नहीं एडजस्ट कर गया? पचा कि नहीं पचा पहले ये बताओ। अर्थात बड़ा कौन होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा होगा और वस्तु की ऊंचाई छोटा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई अब वस्तु की ऊंचाई सोच लो, क्योंकि इस तरफ मान लो कि दीवार के तरफ दर्पण है, आई वस्तु रखे हैं, इसका प्रतिबिंब एने बना, तो इस क्योंकि ये वस्तु अरे तब प्रतिबिंब के मान अगर बड़ा है और वस्तु के मान अगर, तो आवर्धन हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? 1 से। ये पहला बात ये ना बताएं। दूसरा बात क्या बताएं कि M का मान अगर 1 हो तो एक बात बताओ, नीचहू दू ऊपरू दू, तब ना 1 प्राप्त होगा। तो अगर आवर्धन 1 प्राप्त हो रहा है तो इसमें H2 और H1 आपस में बराबर होंगे। प्रतिबिंब और ये एक कंडीशन में बराबर हो सकता है, जब वस्तु फोकस पर है तब फोकस पर प्रतिबिंब बनता, तो उस जगह पर आवर्धन का मान कितना प्राप्त होगा? अच्छा बड़ा प्रतिबिंब हमरा कब प्राप्त होता है? जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता। तो जब प्रतिबिंब वस्तु नजदीक था तब प्रतिबिंब दूर बना। उसी परिस्थिति में ना हमें आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा। तीसरा स्थिति बताइए, तीसरा स्थिति M बराबर 1 से छोटा, 1 से अर्थात M बड़ा हो जाए और 1 ही छोटा हो जाए। अब इसमें देखो इन्हें बुद्धि लगा कि क्या M 1 से छोटा कब होगा? जब नीचे वाला मान बड़ा हो, तब ना दशमलव में आएगा जी 1 से छोटा। तभी इस परिस्थिति में बताइए H1 का मान छोटा हो गया, नहीं H2 का मान छोटा हो गया और H1 का मान, अर्थात तीसरी परिस्थिति क्या कहेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा होगा और वस्तु की ऊंचाई छोटा। यहां जैसे कि देख लो उल्टा लिखे हैं, नहीं सही लिखे हैं। अरे H1 एने लिखाएगा, अगर H2 आप एने लिखे तो ये एने जाएगा, क्योंकि बड़ा कौन है? H1। बड़ा कौन है? और जिसके तरफ मुख खुला रहता हूं ना बड़ा होता है। तो H1 का मान बड़ा हो गया किससे? H2 से। अर्थात M का मान अगर 1 से कम हको बबुआ, तब वस्तु समझ लो कि बहुत बड़ा था और प्रतिबिंब समझ लो छोटा था। देखो हम फिर से तुमको दिमाग में वही चीज घुसा रहे हैं आवर्धन के बारे में ही, कि अगर M बराबर 1 तो समझ लो कि वस्तु और प्रतिबिंब बराबर, यही ना। अगर M का मान 1 से बड़ा है
एक से बड़ा है, तो समझ लेना कि वस्तु हो जा छोटा था, अब प्रतिबिंब हो जा बड़ा बना। और अगर m का मान 1 से कम है, 1 से कम है, तो समझ लेना वस्तु ये बड़ा और प्रतिबिंब छोटा। क्यों? ई दिमाग इज्जा से लगाना, क्यों? m बराबर h2 बटा, बस ई दिमाग में अगर तो रहे तो बड़ा छोटा ऑब्जेक्टिव के लिए तू सल्टा लेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए तुम सल्टा लोगे। चलिए ई क्लियर करके आगे बढ़ जाए, दिमाग में बैठ गया ये बात, ठीक है? क्योंकि इसको तुम गौर से अपने से जब समझेगा ना और पढ़ने का प्रयास करेगा तो और अच्छे से याद होगा। यहाँ हम समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम सब चलेंगे क्या, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना, जो कि सिद्ध करना पड़ेगा। आवर्धन का व्यंजक क्या करना पड़ेगा? आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक। तो एक बात बताइए, आवर्धन का व्यंजक तो हम m बराबर h2 बटा h1 बराबर माइनस v बटा u जानते हैं। यह चीजवा सिद्ध करे पड़ेगा कि वास्तविक में h2 बटा h1 बराबर माइनस v बटा u होता है कि नहीं, कि खाली आप ऐसे ही बोल रहे हैं। ये बात सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने के लिए गोलीय दर्पण कई प्रकार के, दो प्रकार, पहले अवतल से, फिर तो हम चलो अवतल दर्पण में चलते हैं, अवतल दर्पण में चलते हैं। तो ये रहा एक अवतल दर्पण, ये रहा एक कौन दर्पण? तो इसको हम क्या लिखेंगे? फटाक से 5-5 मिनट में सिद्ध हो जाएगा अगर पूरी दिमाग को फोकस करके चलिएगा तो। एम हो गया और ये डैश, यहाँ पर पी और यहाँ पे ई एफ है और यहाँ पर सी। वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर गई, कहां से गुजरेगी? फोकस से। जो वस्तु सी से जाएगा उस सी पर ही वापस आएगा। यहाँ पर इसका क्या बन गया? ए हो गया, बी हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। इसको लिखो फटाक से, इसको फटाक से लिखो। तो क्या लिखेंगे? माना कि एम डैश एक, बोलते चलना हमरे साथ धीरे धीरे। अवतल बोलो तुम सभी। अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और बोलो नहीं बोलेगा तो सबके लूरे नहीं है, क्योंकि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ए बी एक वस्तु को रखते हैं, ए बी एक वस्तु को रखते हैं जिसका कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस और कहां पर? वक्रता केंद्र के बीच बनती है। एक बात बताइए, यहाँ पर हम लिख देंगे कौन दूरी? वस्तु दूरी को क्या लिखेंगे? वस्तु दूरी को P से A तक, यह तक ना वस्तु दूरी। अब बराबर कौन सी लिखेंगे? वस्तु दूरी को U या V, तो U और फिर हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दूरी कहां से कहां तक? P से A डैश, फिर हम लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई, फिर लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई कौन सी? वस्तु की ऊंचाई h1, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। जे पेन हम जैसा चला रहे हो जा तुम समझ जाना। ये तुमको एगो नजर आ रहा है, ये एगो त्रिभुज नजर आ रहा है। कौन एगो त्रिभुज नजर आ रहा है? ये एगो त्रिभुज। देखिए एक किरण इसमें और भेजना होगा बबुआ, एक किरण और भेजना होगा तब तुमको नजर आएगा। अच्छा एगो अगर हम ध्रुव पर फेंके तो यहां से गुजरेगा, तो अब तुमको ये बी एजा बिंदु नजर आ रहा। अब ये जो हम रेड पेन से जो चला रहे हैं वो त्रिभुज आपको नजर आ रहा, हाँ या नहीं? कौन त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी पी नजर आ रहा। फिर हम एगो और त्रिभुज देखो तुमको बताने वाले हैं। चलो इसको इससे चलते हैं लेके आओ, तो कोई कलर पते नहीं चलता। ई त्रिभुज नजर आ रहा है, ई से लेके ई, हाँ या नहीं? ई त्रिभुज बोलो कौन त्रिभुज? नहीं जना रहा कौन त्रिभुज? तो हम ई त्रिभुज में त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा कौन त्रिभुज? तथा ई त्रिभुज बड़का ए बी
पी में, ए बी पी में। एक बात बताओ, यहाँ का डिग्री कोण 90, यहाँ का डिग्री कोण 90, यहाँ का डिग्री कोण तक 90। अब वास्तविक चीज इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी पी। तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, संगत भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अर्थात समानुपाती, तो इसका ए डैश बी डैश बटा ए बी अब बराबर यहां से यहां पी ए डैश और यहां से यहां तक पी ए। अब बताओ ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश को कौन सी की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है h2, अब बटा बिंब की वस्तु की ऊंचाई h1। पी से लेके ए तक कौन सी है, प्रतिबिंब दूरी ना, तो प्रतिबिंब दूरी को भी, और पी से लेके ए तक कौन दूरी, वस्तु दूरी। यहां पर प्रयोग करो किसका, चिन्ह परिपाटी का उपयोग से, चिन्ह परिपाटी का उपयोग से। अब बताओ चिन्ह परिपाटी का जब उपयोग करेंगे तो किसका निशान चेंज हो जाएगा, किसका सोचो, h1 h2 कौची है नीचे है त ऋणात्मक, h2 नीचे है त और h1 ऊपर है त धनात्मक प्लस, और उसी प्रकार भी ई पट्टी है त माइनस, और यू भी ई पट्टी है त माइनस। बात बताओ, ई माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या, h2 बचा, h1 प्लस को लिखे की आवश्यकता नहीं है। बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस क्योंकि माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस भी बटा क्या हो गया सिद्ध, अरे क्या सिद्ध हो गया, m बराबर कौची जानते हैं, h2 बटा h1 बराबर माइनस भी बटा यू। आवर्धन सूत्र सिद्ध हो गया, अर्थात प्रूव दैट हो गया। कौन दर्पण से, अवतल दर्पण से। एक और चल दें, उत्तल से चल दें फटाक से, बस इतना जल्दी इसको लिखने में लगे, क्या इसको कर लेंगे कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हम सब चलेंगे कौन दर्पण, उत्तल दर्पण से कौन सूत्र, आवर्धन। उत्तल दर्पण से कौन सूत्र, आवर्धन सूत्र। तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए हम प्रतिबिंब एगो बस बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। यहाँ ये रहा बना दी, ये इसको अंदर से कलर कर दी, अंदर से ये हो गया P, इसका ये हो गया F और ये हो गया C। यहाँ पर एगो रख दिए वस्तु, ये वस्तु प्रधान अक्ष के समानांतर गया, टकराक तो ऊपर जाएगा लेकिन आते हुए कहाँ से, F से प्रतीत होगा। दूसरी के कहाँ से भेजना पड़ेगा, दूसरे किरण कहाँ से भेजें, C पर भेजेंगे, C पर से ही वापस आ जाएगा। तो इसको C से भेजो, यहां से। कोई दिक्कत है, थोड़ा नजदीक आ गया, कोई बात नहीं, यहीं C मान लो, और इसको एक यहाँ तो इधर आ जाता है, और ये भी कहाँ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ब्लैक से इसको कर देते हैं, यहाँ पे ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया ए डैश, ई हो गया बी डैश, ई तो पी हो ही गया। ठीक है, सब कुछ हो गया। लिख दें। बोलिए तो क्या लिखें, बोलिए। माना कि एम हो गया, और ई तो माना कि m और m डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु कहां से कहां, ध्रुव और अनंत के बीच रखी गई है, जिसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, सीधा प्रतिबिंब A डैश B डैश ध्रुव और फोकस के बीच बन रही है। अब इसमें बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 कितना है, कहां से कहां तक। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन सी हो गया, A डैश B डैश
और इसका मान h2। वस्तु की ऊंचाई AB, इसका मान h1। फिर वस्तु की कहां से कहां तक, वस्तु की दूरी P से A तक, तो वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी P से A डैश बराबर V। प्रतिबिंब दूरी P से A डैश V। अब इसमें चल देंगे, इसमें भी त्रिभुज में चलेंगे। ABP, त्रिभुज ABP नजर आ रहा, देखो हम कलर चेंज करते हैं कलर। ABP ये त्रिभुज नजर आ रहा, और उसके बाद यहाँ एगो त्रिभुज नजर आ रहा, ये पट्टी, ये दोनों त्रिभुज में चलना है, ये दोनों त्रिभुज में, अर्थात इन्हें हम लिखना पड़ेगा त्रिभुज A डैश B डैश P तथा त्रिभुज AB P में ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे? ये कौन 90 डिग्री, ये भी कौन यहाँ पर इस सम्मुख से बराबर, अर्थात हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप त्रिभुज AB P से, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसका, संगत भुजा क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होते हैं। अब बताइए संगत भुजा, तो इसका कौन हो गया A डैश B डैश, इसका कौन हो गया AB, इसके लिए P से A डैश, P से A डैश, P से A डैश, इसका क्या हो गया, मतलब परेशान करना शुरू कर दिया, कहाँ बैठल है, P से नहीं मानेगा, A डैश B डैश समरूप से क्या होगा, इसकी संगत भुजा समानुपाती होता है, इसकी संगत भुजा समानुपाती होता है। तो A डैश B डैश बटा AB हो गया, और यहाँ से यहाँ P A डैश हो गया, और उधर PA हो गया। अब बताइए A डैश B डैश को क्या लिखेंगे, H2 बटा H1, और इसका V बटा U। यहाँ पर प्रयोग किसका करेंगे, चिन्ह परिपाटी उपयोग। तब बताइए H2 का मान क्या होगा, सीधा है तो प्लस रहेगा, H1 भी सीधा है तो प्लस रहेगा, और ये भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस तरफ, अर्थात भी ये प्लस में रहेंगे, और वस्तु इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे और माइनस U हो जाएगा, अर्थात M बराबर देखिए H2 बटा H1 बराबर माइनस V बटा U। आवर्धन प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ होगा। और इसको भी आपको क्या करना होगा, दोनों का प्रूफ करना होगा, अर्थात प्रकाश के प्रवर्तन का एक क्लास और बचा हुआ रह गया, उसके बाद एक बार ऑब्जेक्टिव, मतलब 2 क्लास में प्रवर्तन समाप्त, अर्थात समतल अवतल उत्तल दर्पण की पहचान रह गया और अंतर रह गया। ये 2 क्लास हम सब कल कर लेंगे, उसके बाद ये क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो लगातार आप सब लोग प्यारे बच्चों लोग बने रहिए। चलिए।